Hello students, welcome to second part of crystal field theory, that is CFT। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाइडल फील्ड में डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप होते हैं और उसका डायग्राम, उसके जो वैल्यूज़ हैं बेरी सेंटर से, वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। T2G और EG लेवल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे इंटर होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड होता है, ये सब चीज़ें आज हमको डिस्कस करनी है, ठीक है, अलॉन्ग विद सम अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। चलो शुरू करेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2G। स्प्लिटिंग के बाद जो T2G ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं और EG ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग का पैटर्न लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो इस तरह का पैटर्न था कि यहाँ पे अब देखो ऑर्बिटल को मैं इस तरह से लाइन से इंडिकेट करूँ, ठीक है। ऑर्बिटल ना ड्रॉ करते हुए सिंप्लीफाई करने के लिए लाइन्स में यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लाइन्स यूज़ कर लिए। ये जो है ये मेरा T2G ऑर्बिटल है और ये जो है ये क्या है, EG ऑर्बिटल है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद की सिचुएशन है, जब डी ऑर्बिटल मेटल के लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट अप हो जाते हैं। तो T2G और EG में स्प्लिटिंग होता है, 3 ऑर्बिटल नीचे डी ऑर्बिटल्स और 2 डी ऑर्बिटल्स ऊपर हाई एनर्जी लेवल पे पहुँचते हैं। डिस्कशन को के लिए हम क्या करेंगे, सेम एक और डायग्राम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि एक और डायग्राम हमारा यहाँ पे आता है, दिस इज व्हाट T2G, और इसको हम यहाँ पे लेंगे क्या, EG। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, दोनों डी ऑर्बिटल्स है, T2G सेट और ये EG सेट, इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होते हैं, इनको अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है। अब सपोज दैट हम यहाँ पे किसी मेटल के पास मे बी 3D ऑर्बिटल होगा, कोई भी हो सकता है, मान लो 3D ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सो एक इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स किसी भी टाइप का हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे एंटर करता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से यदि हम देखें तो लो एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो पहले फिल होता है, तो इसलिए लो एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। वैसे ही मान लो कि डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से क्या होंगे, यहाँ पे एंटर होंगे। मान लो डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे एंटर होंगे। मतलब फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा कहाँ एंटर होते हैं, T2G ऑर्बिटल्स में ही एंटर होते हैं, irrespective of the nature of the ligand, irrespective of the type of complex। कॉन्फ़िगरेशन यदि D3 है तो तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में ही एंटर होंगे, ठीक है। नाउ डिफरेंस जो आता है वो आता है 4th इलेक्ट्रॉन से डिफरेंस शुरू होता है, 4th इलेक्ट्रॉन से डिफरेंस शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है। अब D4 जब कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेगा, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। अब D4 कॉन्फ़िगरेशन में 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो वो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरअप करेगा, किसमें, T2G ऑर्बिटल्स में पेयरअप करेगा 4th इलेक्ट्रॉन, और या फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग ना करते हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ना करते हुए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जंप कर सकता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ हो सकता है, EG ऑर्बिटल में भी एंटर हो सकता है। मतलब 4th इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरअप कर सकता है, या फिर यहाँ पे पेयरिंग ना करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, दैट इज EG ऑर्बिटल में। अब एग्जैक्टली 4th इलेक्ट्रॉन की फेट क्या होगी, एग्जैक्टली 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे एंटर करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड है। तो इन दोनों प्रोसेस में लगने वाली जो एनर्जी है उससे हम इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करता है तो इसके लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं P स्टैंड्स फॉर व्हाट, पेयरिंग एनर्जी। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करते हैं, सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन को पेयर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को पेयर करने का मतलब ये है कि हम सेम चार्ज के पार्टिकल को दूसरे सेम चार्ज के पार्टिकल के साथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली नेचुरली वहाँ पे रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमको एक एनर्जी लगती है ताकि उनको हम पेयर अप कर सके, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमको। सो इलेक्ट्रॉन को जब हम पेयर अप करेंगे तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। बट सपोज दैट हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पेयर अप न करना हो,
या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप ना होता हो और इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करता हो, ऐसे केस में हमको फिर एक एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी क्या होगी, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला है, डेल्टा, क्या बोला है, डेल्टा ओ, है ना। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता है, डेल्टा ओ, जिसको हमने बोला था फर्स्ट पार्ट में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो हमको एक एनर्जी लगती है, दैट इज व्हाट, डेल्टा ओ। ठीक है, मतलब हम ये वाली प्रोसेस में जाएंगे तो हमको लगेगी एनर्जी पी, नॉन एज पेयरिंग एनर्जी, और यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे इस तरह से ऊपर, तो यहाँ पे एनर्जी लगती है कौन सी, डेल्टा ओ, दैट इज नॉन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इन द सेंस यदि आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एंटर करते हो तो आपको दोनों ही केसेस में क्या लगती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नाउ एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की किस्मत क्या होगी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है जो कहाँ पे एंटर करेगा, ये एग्जैक्टली डिपेंड करेगा इन दोनों एनर्जी के मैग्नीट्यूड पे। मतलब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके हम दो कंडीशंस यहाँ पे ला सकते हैं। क्या हो सकता है कि पहली कंडीशन ये हो कि पेयरिंग की एनर्जी, यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, यदि हम इन दोनों को क्या करें, कंपेयर करें, तो कंपैरिजन से हमको दो कंडीशन मिल सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे पेयरिंग की एनर्जी कम हो और डेल्टा ओ की एनर्जी ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि हो सकता है कि पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा हो और डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो। तो यदि हम इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर करेंगे तो हमको दो ऑप्शंस मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है कि पेयरिंग की एनर्जी जो है वो कम लगती हो और इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकता है कि पेयरिंग की एनर्जी ज़्यादा लगे और इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एनर्जी जो है वो कम लगे। अब सपोज दैट ये कंडीशन किसी कॉम्प्लेक्स में आती है जहाँ पे पेयरिंग की एनर्जी कैसी है, कम है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो एनर्जी, वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी कम लगती है वो प्रोसेस ईजी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देंगे। तो जब पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग करना ईजी होगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा। यदि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो उस केस में ऐसा होगा कि पेयरिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और पेयरिंग करने के पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने से यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएंगे, जबकि डेल्टा ओ की वैल्यू कम है। डेल्टा ओ की वैल्यू का कम होने का मतलब है कि इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप है डेल्टा ओ, उसकी वैल्यू कम है, और जब डेल्टा ओ की वैल्यू कम है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम T2G टू EG। तो इसीलिए यहाँ पे जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, उस फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यदि हम इस कंडीशन के थ्रू जाएंगे तो वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब पेयरिंग करना डिफिकल्ट है, तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा, अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके ये वाली कंडीशन यदि कॉम्प्लेक्स में आती है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटर होगा, और ये वाली कंडीशन यदि कॉम्प्लेक्स में आती है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटर होगा। मतलब इस कंडीशन में T2G 4 EG 0 और इस कंडीशन में T2G 3 और EG 1 इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। ठीक है, बट इसमें क्वेश्चन ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स में ये वाली कंडीशन है और कौन से कॉम्प्लेक्स में ये वाली कंडीशन है। तो अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा या अनपेयर्ड रहेगा, वीबीटी के हिसाब से, जो हमने वीबीटी में देखा था कि ये नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि ये वाली कंडीशन होगी और पेयरिंग होगी, ये वाली कंडीशन होगी और पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिगेंड पे। तो यदि हम देखें तो ये वाली कंडीशन कब आएगी, आपको क्या लगता है कि ये वाली कंडीशन कब आ सकती है? तो ये वाली कंडीशन कब आएगी कॉम्प्लेक्स में, डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है। आप देखो इस कंडीशन को ध्यान से, डेल्टा ओ की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है। डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि दोनों एनर्जी लेवल के बीच का गैप ज्यादा है ना। ये जो एनर्जी लेवल है इनमें जो गैप है वो यहाँ पे गैप कितना है, ये जो एनर्जी लेवल का गैप है वो कितना है, डेल्टा ओ। तो इसका मतलब है कि डेल्टा ओ की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब दोनों एनर्जी लेवल के बीच का गैप ज्यादा है। दोनों एनर्जी लेवल के बीच का गैप ज्यादा कब होगा, जब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। यदि स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो ये लेवल जाएगा नीचे, ये लेवल जाएगा ऊपर और इनके बीच का गैप बढ़ेगा। इसका मतलब डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा कब आती है, जब स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। स्प्लिटिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कब ज्यादा होती है, तो स्प्लिटिंग करता कौन है डी ऑर्बिटल की, जब तक मेटल आयन आइसोलेटेड है तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होती है। तो इट इज ऑब्वियस कि नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ लिगेंड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी लिगेंड है उस लिगेंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से या आयंस के हिसाब से, उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बनाता है मेटल के अराउंड,
तो मेटल के अराउंड यदि लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी तो मेटल की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में या उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ में उतना ही रिपल्शन होगा, और जितना ज़्यादा उनके बीच में रिपल्शन होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना स्प्लिटिंग एनर्जी रहेगा। इसका मतलब ये है कि डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। स्प्लिटिंग ज़्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिगेंड की स्ट्रांग होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कब होगी लिगेंड की, जब वो लिगेंड अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रांग, मतलब उस लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड जो यदि स्ट्रांग होती है तो ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। सच लिगेंड इज नोन एज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। मतलब जो लिगेंड मेटल के अराउंड स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं उस लिगेंड को हम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड बोलेंगे। और यदि वो लिगेंड मेटल के अराउंड स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मेटल के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे फिर क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा ही तो है, पेयरिंग से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लिगेंड जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, उन लिगेंड के लिए मेटल की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रिपल्शन ज़्यादा होकर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब ये कंडीशन मेटल के अराउंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के कारण होनी चाहिए। जब भी लिगेंड कॉम्प्लेक्स में कैसा होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, तो फिर मेटल के अंदर या उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाली कंडीशन आएगी और फिर यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी पेयरिंग से। इसका मतलब ये कंडीशन मेटल में कॉम्प्लेक्स में कब आएगी, जब कॉम्प्लेक्स में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा मेटल के अराउंड, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी। तो ये कंडीशन स्ट्रांग फील्ड के केस में आएगी। अब सपोज इट इस कंडीशन को हम देखें तो इट इज ऑब्वियस कि ये कंडीशन कब आएगी, वीक फील्ड के केस में आएगी। यदि मेटल के अराउंड कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। यदि मेटल के अराउंड वीक फील्ड, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं जैसे कि Cl- है, F- है, H2O है, ये सब वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वीक होगी तो मेटल के इलेक्ट्रिक के साथ में उसका रिपल्शन भी कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो फिर क्या होगा, स्प्लिटिंग भी कम होगी। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग कम ही तो है, मतलब स्प्लिटिंग कम होगी तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी कम ही है। इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने से उनकी प्रेजेंस में स्प्लिटिंग कम होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब ये कंडीशन जहाँ पे डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग से कम है, ये कंडीशन कब आएगी, जब कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस होगी। सो मेटल के अराउंड यदि वीक फील्ड लिगेंड होता है तो उस कॉम्प्लेक्स में ये वाला कंडीशन आएगा। यदि मेटल के अराउंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड रहता है तो उस केस में कॉम्प्लेक्स में ये वाला कंडीशन आएगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली लाइक वीबीटी, बात किस पे आ गई है, यस, नेचर ऑफ लिगेंड पे आ गई है। नेचर ऑफ लिगेंड, जैसे वीबीटी में भी हम देखते हैं कि पेयरिंग होती है डी ऑर्बिटल्स में जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, तो यहाँ पे वैसे ही हो रहा है। पेयरिंग नहीं करते हम जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो यहाँ पे वैसे ही हो रहा है। ठीक है ना, मतलब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और CFT दोनों में सबसे क्रूशियल जो फैक्टर है और जिससे हमारे MCQ सॉल्व होते हैं, जिससे आंसर डिसाइड होता है, एंड दैट इज व्हाट, नेचर ऑफ लिगेंड। तो नेचर ऑफ लिगेंड को जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ लिगेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड यदि हुआ तो ये कंडीशन आएगी। मतलब लिगेंड के नेचर को देख के, लिगेंड को देख के हम डिसाइड करेंगे कि कॉन्फिगरेशन TTG और EG का कैसे होगा। ठीक है, यदि आप लिगेंड के नेचर को, लिगेंड को पहचानते हो कि वो कैसा है, स्ट्रांग फील्ड या वीक फील्ड है, तब आप इलेक्ट्रॉन करेक्टली इंटर करोगे और उससे आपको TTG और EG के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेक्टली मिलेंगे। ठीक है, तो चलो मान लो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर होगा और जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। देखो यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो हमने पेयरिंग कर दी, दोनों में कॉन्फिगरेशन क्या है, D4 है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, बट स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां कम रहते हैं, जहां पेयरिंग होती है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सच कॉम्प्लेक्स इज नोन एज व्हाट, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, है ना। और ऐसे केस में जहां पे डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है। डेल्टा ओ की वैल्यू कम है, इसका दोनों एनर्जी लेवल के बीच का गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जा सकता है। और ऐसा होने से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम ही कॉन्फिगरेशन है D4 पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ऐसे केस में जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
ऐसे केस में कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वीक फील्ड के केस में पेयरिंग नहीं होती, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और ऐसे केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा। ये स्पिन पेयर्ड एंड दिस इज स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, इसको अपन बोलेंगे। तो ऐसे करके ये कॉम्प्लेक्स के टाइप को हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन की स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड है, पेयरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब ये तो हो गया D4 का कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो अब D4 से लेके हम आगे बढ़ेंगे D10 तक, तो यहाँ पे D5 होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो देखो यहाँ पे एक बार पेयरिंग हमने शुरू कर दी, तो अब जब तक ये पूरा फुल नहीं होता तब तक हम पेयरिंग ही करते रहेंगे, लाइक 5 6 7 जब तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 हो गया तो यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे 6 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, और अब यहाँ पे यदि 7 है तो अब नीचे तो जगह है ही नहीं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि इलेक्ट्रॉन कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऊपर ही जाएगा वो। तो इस तरह से यहाँ पे 7th इलेक्ट्रॉन जाएगा, यदि 8 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, यदि 9 हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, और यदि 10 हो गया, किसी मेटल के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर होगा। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का एंटर कैसे होता है। फिर से हम देखें 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करेंगे 4 5 6, फिर नीचे जगह नहीं तो ऊपर जाएंगे 7 8 9 10, ऐसे इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, नीचे पेयरिंग फुल, पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग होगा, सब पेयर, जब तक पेयर अप नहीं होगा तब तक नीचे के ऑर्बिटल हम फिल करते रहेंगे। एक बार नीचे जगह खत्म हो गई, ऑर्बिटल फिल्ड हो गए तो ऊपर जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके केस में वीक फील्ड में कैसे एंटर होगा, तो मान लो कि यहाँ पे D1 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कितना D4 है, ठीक है। D4 से हमने शुरुआत की, D5 यदि होता है यहाँ पे, यदि 5 हो गया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4th में ऊपर, 5th में ऊपर ना। 6th यदि कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 6th है, 6 D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तब क्या करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करते जाना है, क्योंकि हंट्स रूल ये बोलता है कि d ऑर्बिटल में जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, सिंस ये भी d ऑर्बिटल और ये भी d ऑर्बिटल है, भले ये स्प्लिट अप हो गए पर है तो d ऑर्बिटल, तो इसीलिए हंट्स रूल को फॉलो करने के लिए हमको पहले इलेक्ट्रॉन पे आके पेयरिंग करनी पड़ेगी। जब हर एक d ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल हो जाएगा तो फर्स्ट पे आके पेयरिंग करते हैं, ऐसा हंट्स रूल है। तो इसके हिसाब से फर्स्ट पे आके आपको क्या करनी है, पेयरिंग करनी। जब सब जगह सिंगल हो जाएगा T2 और EG में, तो फर्स्ट पे आके पेयरिंग करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोज D7 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे होगा D8। अब एक बार नीचे आ गए तो जब तक नीचे के ऑर्बिटल फुल नहीं होते तब तक हम ऊपर नहीं जाते, तो नीचे पूरा इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। तो मान लो D7 है, फिर D8 हो गया तो इस तरह से एंटर होगा, और एक बार फिर D9 हो गया तो अब नीचे तो फुल हो गए तो ऊपर इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, और उसके बाद D10 यदि होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर एंटर करेगा। तो बहुत ईजी है, सिंपल है, पहले 3 में तो कोई अंतर ही नहीं है, D1 D2 D3 ये सब सेम होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, 4 5 6 नीचे जगह खत्म, 6 के बाद 7 8 9 10, ये हो गया इस केस में। वीक फील्ड हुआ तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद यदि वीक फील्ड है तो 1 2 3 4 5, वीक फील्ड है तो फिर क्या करेंगे, हंट्स रूल को फॉलो करने के हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन एंटर करना शुरू करते हैं। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो 4 और 5 हंट्स रूल को फॉलो करने के लिए वापस नीचे आएंगे, और नीचे इलेक्ट्रॉन एंटर करते रहेंगे जब तक ये फुल नहीं होता, फिर नीचे जगह रहेगी नहीं तो इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर जाएगा। तो यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें कि T2G और EG के कॉन्फ़िगरेशन कब सेम रहते हैं और कब डिफरेंट रहते हैं, यदि हम इसको कंपेयर करें तो 1 2 3 सेम रहते हैं और 8 9 10 सेम रहते हैं। T2G EG के कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, कौन से केसेस में कॉन्फ़िगरेशन सेम आते हैं, फर्स्ट 3 और लास्ट के 3, फर्स्ट 3 1 2 3, लास्ट के 3 8 9 10, और बीच के जो है D4 से लेकर D7 वो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और वीक फील्ड के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को आप एक टेबल बना के इसको कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा डिसाइड होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है।
इस तरह से कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेंगे? फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2G and EG आर सेम व्हेन, कौन सी कंडीशन है? D1 से लेके D1 से लेके D3 एंड D8 से लेके D9 सॉरी D10, ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रहते हैं। व्हेन द कॉन्फ़िगरेशंस आर, ये तो सेम के लिए हो गया, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे रहेंगे? सो इन कंडीशन को छोड़ के, मतलब D4 से लेके D7, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो T2G और EG के अलग रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो चलो ये चीज़ हमारा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, कब सेम रहता है कब डिफरेंट रहता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन फैक्ट। Now calculation of CFSE, ठीक है। CFSE मतलब क्या? So that is crystal field stabilization energy, crystal field stabilization energy, ठीक है, crystal field stabilization energy CFSE क्या होता है? CFSE ये भी डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी हमारा डिस्कशन में रहेगा। तो यहाँ पे मान लो हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लेके देखते हैं और उससे इस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखो, मे बी CONH3 6 और Cl3, इस तरह का ये एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हम लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, तो +3 में कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है? 3D6, मतलब यहाँ D6 कॉन्फ़िगरेशन। चलो NH3 जो है ये कैसा है? NH3 जो है दैट इज व्हाट, इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे डिसाइड करते हैं वो हम आगे थोड़ा सा डिस्कशन में देखेंगे, पर अभी तो हम देखते हैं, मतलब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलो, तो सबसे पहले तो देखना ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, क्योंकि स्प्लिटिंग का पैटर्न तो ऑक्टाहेड्रल में अलग रहता है और टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेन में अलग रहता है। तो पहले तो ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं वही देखना पड़ेगा, तो वो तो बहुत सिंपली दिख रहा है। अब ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग है वो किस तरह से होती है? तो ये हो जाती है हमारी स्प्लिटिंग, नीचे होते हैं कौन से ऑर्बिटल? दिस इज व्हाट T2G, ये होता है T2G, और ऊपर वाला कौन सा होता है? EG। ठीक है, हमको ये भी पता है कि बेरी सेंटर से T2G की जो एनर्जी है वो -0.4 ऑफ डेल्टा ओ से क्या होती है? डिक्रीज होती है, और बेरी सेंटर से ये एनर्जी यहाँ से इंक्रीज होती है +0.6 ऑफ डेल्टा। ये वैल्यूज हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। तो इस तरह से ये स्प्लिटिंग का पैटर्न है कि बेरी सेंटर पे हम एनर्जी कितनी मानते हैं? 0। तो बेरी सेंटर से T2G लेवल जो है वो कितने से नीचे जाता है? -0.4 ऑफ डेल्टा ओ फ्रैक्शन से, और बेरी सेंटर से EG लेवल कितना इंक्रीज होता है डेल्टा ओ का? 0.6 फ्रैक्शन से। तो ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। यदि हम क्या करेंगे, अब ध्यान से आप देखिए, यदि हम क्या करेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब इंटर होगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे इंटर किया, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.4 ऑफ डेल्टा ओ से डिक्रीज होगी, क्योंकि ये स्प्लिटिंग के पहले ये लेवल इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल स्प्लिटिंग के पहले ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन यदि एक है तो यहाँ रहेगा, पर जब स्प्लिटिंग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे एंटर होगा। मतलब इस लेवल से इसकी एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन पहले ये इस लेवल पे था, बेरी सेंटर पे था, मतलब यहाँ पे था, इस लेवल से इसकी एनर्जी नीचे चली गई, इस लेवल से ये नीचे आ गया, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? -0.4 ऑफ डेल्टा वोल्ट से डिक्रीज होगी पर इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होते हैं। ठीक है, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि नेट एनर्जी चेंज कितना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जगह, तो इसकी मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जाता है, तो ऊपर जाने से उसकी एनर्जी फिर बेरी सेंटर से इंक्रीज होगी, कितना? 0.6 से पर इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा कि नेट चेंज क्या होगा एनर्जी का। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि कैसा है, D6 है, नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होते हैं। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन है, नेचर ऑफ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अभी हमने देखा था D6 हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे करके ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो पेयरिंग हो जाएगी और 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर होंगे। मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा आया?
T2G में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आया 6 और EG में कितना आया 0। अब नेट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितने से कम हुई, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे गया बेरी सेंटर से, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो नीचे गया बेरी सेंटर से, तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो उसकी एनर्जी कितने से कम हुई, -0.4 ऑफ डेल्टा से एक इलेक्ट्रॉन नीचे गया। वैसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन नीचे गए, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे गए, तो 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब -2.4 ऑफ डेल्टा O से ये एनर्जी सभी 6 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। -2.4 ऑफ डेल्टा O से ये एनर्जी कितना हुआ, डिक्रीज हो गया, और -2.4 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई। 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर है, ऑर्बिटल के अंदर है, मेटल के अंदर है, तो मेटल की एनर्जी -2.4 ऑफ डेल्टा से डिक्रीज हुई। मेटल किसके अंदर है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी -2.4 ऑफ डेल्टा से डिक्रीज हुई। और यदि कॉम्प्लेक्स की एनर्जी में इतना डिक्रीज होता है तो कॉम्प्लेक्स उतनी एनर्जी से क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, क्योंकि हमारा मंत्रा क्या है, लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यदि ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटर होते हैं तो उनकी एनर्जी इतने से कम होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने का मतलब है मेटल की कम होने का मतलब है कॉम्प्लेक्स की, मतलब कॉम्प्लेक्स की एनर्जी -2.4 ऑफ डेल्टा से डिक्रीज होती है। और जब कॉम्प्लेक्स की एनर्जी डिक्रीज होती है तो कॉम्प्लेक्स उतनी एनर्जी करस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ऐसी एनर्जी जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करे, ऐसी एनर्जी जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का आइडिया दे, ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इस एनर्जी को हम बोलेंगे CFSE। दैट इज व्हाट, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। डू नॉट कंफ्यूज विद CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, ये CFSE हम स्टेबलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो -2.4 डेल्टा से डिक्रीज हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी मतलब मेटल की, मतलब कॉम्प्लेक्स की, और कॉम्प्लेक्स यदि इतनी एनर्जी से इतनी एनर्जी, इस एनर्जी को साइन कैसे, नेगेटिव है, मतलब ये प्रोसेस एक्सो है। इसका मतलब इतनी एनर्जी कॉम्प्लेक्स की लॉस हो चुकी है, और इसका मतलब इस एनर्जी को लॉस करके इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज हो चुका है। मतलब ये एनर्जी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का आइडिया देती है, और ऐसी पर्टिकुलर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी हम हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को, मान लो कि मेटल सेम रखे और कोई दूसरा लिगेंड ले ले, तो उस लिगेंड की प्रेजेंस में CFSE क्या होगी, तो हम कंपेयर कर सकते हैं इस एनर्जी को लेके कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है जिसका यूज़ एक्चुअली हम MCQ में किस लिए करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल हो जाता है। मतलब स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए ये वाली एनर्जी का यूज़ है, इसलिए इसको स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम बोलेंगे। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया CFSE का कैलकुलेशन, हमने यहाँ पे कर लिया। CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब वैसे हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसका CFSE हम निकाल के देखते हैं। मान लो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज COF6 3-। देखो ये जो एग्जाम्पल एकदम सोचा समझा प्लानिंग करके लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में मेटल जो है वो कैसा है, सेम है, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, इट इज ऑब्वियस कि कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, ओनली नेचर ऑफ लिगेंड अलग है। पिछले इसमें हमने जो नेचर ऑफ लिगेंड लिया था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड NH3 था, तो हमने मेटल को सेम रखा है, नेचर ऑफ लिगेंड बदल दिया। तो अब देखो क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस केस में फिर से यहाँ पे कितना है, +3 है, +3 में कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 3d6। नेचर ऑफ लिगेंड जो है F- है, F- ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये जो है कैसा लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड यदि होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करते हैं हमको पता है अच्छी तरह से, ये इस तरह से होगा, फिर से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G, ये क्या होगा EG। वीक फील्ड तो कैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, D6 है तो 1 2 3। यहाँ पे सोचेंगे नेचर ऑफ लिगेंड क्या है, पहले 3 तो नीचे जाते हैं, अब यहाँ से सोचेंगे वीक फील्ड है। वीक फील्ड है तो क्या हमने डिस्कस किया है, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर 5 और ऊपर, हर्ट्ज को फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉन नीचे। ठीक है, और फिर से वैसे ही यदि इलेक्ट्रॉन नीचे इंटर होता है तो उसकी एनर्जी 0.4 ऑफ डेल्टा से डिक्रीज होती है, और यदि वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो उसकी एनर्जी 0.6 ऑफ डेल्टा से इंक्रीज होती है। तो हम नेट एनर्जी चेंज यहाँ से निकाल लेंगे। 4 नीचे गए तो उसकी एनर्जी, और 2 ऊपर गए, T2G कितना हो गया 4 और EG कितना हो गया 2। तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो भी पता चल रहा है, और CFSE, ये कंबाइंड एग्जाम्पल दोनों को मिला के हो गए। तो चलो अब इसका नेट चेंज करते हैं, -0.4 मल्टीप्लाइड में कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है ना, एक की एनर्जी 0.4 से डिक्रीज होती है, मल्टीप्लाइड बाय 4 इलेक्ट्रॉन टोटल गए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर गया तो उसकी एनर्जी 0.6 ऑफ डेल्टा से क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई।
ऐसे करके ये हो जाएगा -1.6 ऑफ डेल्टा ओ प्लस ये हो जाएगा कितना 1.2 ऑफ डेल्टा ओ, मतलब ये हो जाएगा -0.4 ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो इस तरह से ये एनर्जी हमारी कैलकुलेट होगी। दैट इज व्हाट, इसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे फिर से CFSE, एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस एग्जांपल। तो ऐसे करके ये एनर्जी हमारी यहाँ से निकल के आती है CFSE -0.4 ऑफ डेल्टा ओ। अब ये भी माइनस में ही है, मतलब इसमें भी एनर्जी रिलीज हुई है, पर कितने रिलीज हुई है, जस्ट 0.4 ऑफ डेल्टा ओ। जबकि पिछला जो एग्जांपल है उसमें भी एनर्जी रिलीज हुई थी, पर कितने रिलीज हुई थी 2.4 ऑफ डेल्टा ओ। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जब कॉम्प्लेक्स बना तो बहुत ही छोटा एनर्जी रिलीज हो गया, मतलब इस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सिर्फ 0.4 से ही कम हो पाई, तो ये कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबलाइज नहीं हो पाया। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब था, सेम मेटल सेम कॉन्फिगरेशन, पर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो काफ़ी सारी एनर्जी कॉम्प्लेक्स ने लॉस की और काफ़ी वैल्यू से, बड़ी वैल्यू से वो क्या हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग स्टेबलाइज हो गया। तो यहाँ पे एनर्जी सिर्फ 0.4 से डिक्रीज हुई, मतलब ये सिर्फ 0.4 के करस्पॉन्डिंग स्टेबलाइज हुआ, वहाँ पे एनर्जी 2.4 से डिक्रीज हुई, मतलब वो 2.4 एनर्जी रिलीज करके स्टेबलाइज हुआ। सो इट इज ऑब्वियस कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो एक कंक्लूजन हम पहुंचते हैं कि यदि मेटल सेम रहे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहे, मतलब बाकी के सब फैक्टर सेम रहे, बट नेचर ऑफ लिगेंड एक में स्ट्रॉन्ग फील्ड है और एक में वीक फील्ड है, तो क्या होता है, स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग फील्ड की ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पर ध्यान रखना है कॉन्फिगरेशन अलग अलग हो तो ही हम बोल सकते हैं। अब जैसे D1 से लेकर D3 और 8 से लेकर D10 में तो कॉन्फिगरेशन सेम रहते, तो वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। बट यदि 4 से लेकर 7, हमको क्वेश्चन जनरली 4 और 7 के बीच में ही आएगा, है ना, क्योंकि तभी तो ये मीनिंगफुल होगा। तो यहाँ पे जब कॉन्फिगरेशन जो है मेटल का सेम रहता है, मेटल सेम रहती है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक में वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल रहते हैं क्योंकि उनकी CFSE ज़्यादा नेगेटिव होती है, ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। तो ये हमारा हो गया कैलकुलेशन। इस फॉर्मूले को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, एक्चुअली इस फॉर्मूले को हम जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि CFSE इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, ऐसा हम ले सकते हैं। और बाहर क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे डेल्टा O, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G और EG 0.4 लगाना बाकी है, इसमें थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये इसको भी रख कर देते हैं। सो CFSE का एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ से लिख आएंगे, -0.4 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, और बाहर इसके क्या होगा, डेल्टा। तो ऐसे करके ये एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने हैं यहाँ पे T2G के और वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे EG के रखने हैं, तो CFSE आपका निकलेगा, जिसको हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स किस तरह से स्टेबलाइज हुआ। ठीक है, ये एक डिस्कशन हमारा यहाँ पे होता है, दिस डिस्कशन। तो चलो, ये एक हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे हम डिसाइड करते हैं और CFSE कैलकुलेशन कैसे करते हैं। CFSE कैलकुलेशन करके हम कैसे इसको कंपेयर करते हैं, कंक्लूजन ये निकलता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम नेचर को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड जो लिगेंड्स हैं उनके नेचर को हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि डेल्टा O की वैल्यू को अफेक्ट करने वाले, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी को, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन से होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कि कैसे हम नेचर ऑफ लिगेंड को डिसाइड करेंगे, और साथ में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग का पैटर्न हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में। आई होप सो कि आपको ये सब अंडरस्टैंड हो चुका होगा। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, RK Alchemy। ओके, थैंक यू।